आशुतोष, आप इसे किस तरह से देखते हैं, खासकर इस बात के मद्देनजर कि वाराणसी को भी उन्होंने, बनारस को भी एक तरह का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बताने की कोशिश की है। मैं पढ़ रही थी कि किस तरह से 2019 से लेकर अब तक 6 बार वो बनारस गई हैं और अब की बार तो न सिर्फ कि वो बनारस गई, एक हुजूम इकट्ठा हो गया उनके इर्द गिर्द। उन्होंने वहाँ पर दुर्गा स्तुति भी गाई, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। उस पर भी मैं सवाल पूछूंगी कि क्या ये वापसी एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की तरफ भी है, जिसके लिए बार बार राहुल गांधी ऐसा लगता है कि उसे पीछे धक्का देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, जिसमें शामिल हैं प्रियंका गांधी, भी बार बार एक तरह से हिंदुत्व के ही बैटल ग्राउंड में घूमना चाहती हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वाराणसी का, खासकर प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी भी है, कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है देश का, क्या रेलेवेंस है, महत्व क्या है प्रियंका गांधी का हुजूम लगा लेना वाराणसी में? देखिए अरफा, मुझे लगता है कि जो प्रियंका गांधी कर रही है उसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने काफी समय के बाद एक सीरियस एफर्ट किया है। सीरियस एफर्ट दो स्तर पर है। पहली बात यह कि जो पार्टी की छवि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों से बनाने की कोशिश की, खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने, कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ये प्रो मुस्लिम पार्टी है या मुस्लिम परस्त पार्टी है। उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की है। और जिसकी वजह से आपने देखा गुजरात चुनाव के समय से बीजेपी को थोड़ी सी तकलीफ होनी शुरू हुई है। जिसको कुछ लोग सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं, मैं उसको बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कहता हूं। दूसरी बात ये पिछले 3-4 महीनों से देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही, जो उनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। और ये वो सारे लोग हैं जो आर्म चेयर पॉलिटिक्स करते हैं, जो अपनी विधानसभा नहीं जीत सकते, जो अपनी लोकसभा नहीं जीत सकते हैं, और जो विशुद्ध तौर पर दरबारी राजनीतिज्ञ कहे जा सकते हैं, जो दरबार के अंदर बैठ के चेस तो खेल लेते हैं, लेकिन उसके बाहर की अगर उनको युद्ध के मैदान में भेजने की जरूरत पड़ जाए तो शायद वो नहीं जाते हैं। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने अपने आइडियोलॉजिकल जो उनकी जो कोर था आइडियोलॉजी को, उसको उन्होंने रीडिफाइन करने की कोशिश की है। और उनको यह समझ में आया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो आरएसएस की हिंदुत्व की विचारधारा को बहुत ही आक्रामक तरीके से उसका मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लाना पड़ेगा जो यंग हो, युवा हो, और जो उसी की भाषा में मोदी और अमित शाह को जवाब दे सके जिसमें उसकी जरूरत है, जिसमें कन्हैया कुमार या जिग्नेश मेवाड़ी को लाने का काम किया गया है। और तीसरी बात यह है कि उनको लगता है कि सिर्फ हवा में बातें करने से काम नहीं पड़ेगा। जो कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर था, जो सामाजिक आधार था, जो दलित आधार था, उसको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए पंजाब में उन्होंने जब चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है, गुजरात में उन्होंने जिग्नेश मेवाड़ी को लाने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो यशपाल आर्या को उत्तराखंड के अंदर लाने की कोशिश की गई है, जो दलित नेता है। और वहां हरीश रावत ने यह भी कहा है कि क्यों ना अगला मुख्यमंत्री जो है वो दलित समुदाय से होना चाहिए उत्तराखंड के अंदर। तो ये दलित को अपनी तरफ लाने की कोशिश, जो प्रो मुस्लिम इमेज तोड़ने की कोशिश, और ऐसे यंगस्टर को लाने की कोशिश, उस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो कम से कम प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक अच्छी कोशिश की। मैं अभी भी कहूंगा अच्छी कोशिश की। ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल जगह है। वहां पे पहले से अखिलेश यादव हैं, मजबूती के साथ है, वहां पे बना पाएंगे अभी कहना मुश्किल है। लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा और उत्साह तो जरूर भर दिया है, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ही फायदे की चीज है। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि ऊर्जा से भर दिया। लेकिन आशुतोष जी, जो आप कह रहे हैं वो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कह रहे हैं आप। एक तरफ आप ये कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व आप उसे नहीं कहते, लेकिन आरएसएस की जो पूरी विचारधारा है और जिस तरह से वो जनाधार बना रहा है अपना, उसी से लड़ना होगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि लोहे को लोहा भी काटता है, इस तरह का भी मैंने आर्ग्यूमेंट सुना। लेकिन दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी या दलित मुख्यमंत्री बनाया जाना पंजाब में, तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा राइट को जाना होगा, दूसरी तरफ लेकिन कांग्रेस पार्टी लेफ्ट को खींच रही है। देखिए, हाँ, आपको कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी जरूर लग सकती है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको लड़ना है तो जो लेफ्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म है उसको बदलना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो एक स्पिरिचुअल देश है, आध्यात्मिक देश है, वहां पे आप धर्म का निषेध करके आप सेकुलरिज्म या पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। और गांधी जी ने इसको सक्सेसफुली करके दिखाया था। गांधी की पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलर पॉलिटिक्स, वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं थी, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में धर्म का तड़का था। वो धर्म के आधार पर नफरत नहीं फैलाते थे, जो जिन्ना करते थे, या जो सावरकर किया करते थे, या जो गोलवलकर करते थे, या हेडगेवार करते थे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते थे। तो ये थोड़ा सा ये फर्क करना पड़ेगा। और ये स्ट्रेटेजिकली भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो बीएन गाडगिल ने 1998 में जो पेपर प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 80% हिंदुओं का नकार करके आप इस देश में राजनीति नहीं कर सकते। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने विवेकानंद व्याख्यान माला के तहत जो
जो बातें कही थी। तो ये आज की तारीख में ये मुझे कहता है ये कोर्स करेक्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन आइडियोलॉजिकली जो है उसको समझ में आ गया कि बीजेपी का मुकाबला करने के लेफ्ट ऑफ द सेंटर हमको खड़ा होना पड़ेगा और मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। आप राइट ऑफ द सेंटर कह रहे हैं शायद? जी हाँ, राइट ऑफ द सेंटर आप शायद कहना चाहते हैं। मैं ये पढ़ी हूँ, CSDS लोकनीति का ने स्टडी की थी ये 2019 के बाद, तो ये पता लगाया उन्होंने कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मण वोट बीजेपी को गया। तो ये बार बार जो कहा जा रहा है कि देखिए पूरी गांधी फैमिली सब ब्राह्मणों की फैमिली है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर, और सबका हम जिक्र करने, वो अलग बात है कि अलग अलग जगह शादियां भी हुई, लेकिन कई बार दावे किए जाते हैं, जनेऊ पहनाया जाता है राहुल गांधी को। तो ये तमाम भी कोशिश है, आपको लगता है कि ये एक अहम बात हो सकती है कि फिर से वही एक कॉम्बिनेशन दोहराने की कोशिश करें प्रियंका गांधी के जरिए उत्तर प्रदेश में? क्या आपको लगता है कि जो ये ऑपोजिशन का स्पेस बन रहा है, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट तो ये है कि क्या भाजपा ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी दिखे, भाजपा ये चाहती है कि प्रियंका गांधी अपने साइज से भी ज़्यादा बड़ी दिखें, क्योंकि एक बार ये कहा गया कि ट्रम्प कार्ड है, देखिए प्रियंका गांधी को एक बार आ जाने दीजिए सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन प्रियंका गांधी को भी अब जितने चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। तो दो सवाल के मेरे हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि क्या प्रियंका गांधी को अगर मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर कर देती है कि मुख्यमंत्री होंगी प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो किस तरह से हालात बदलेंगे? दूसरी बात कि क्या कांग्रेस का ज़्यादा मजबूत होते जाना विपक्ष के जो वोट हैं उसमें एक बंटवारा पैदा करेगा? आरफा, दो सवाल जो आपने किया। मेरा अपना मानना था कि अगर 2017 के विधानसभा चुनाव और नहीं तो 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया होता तो स्थिति आज काफी बदली हुई होती। मैं ये नहीं कहता कि सरकार बन जाती, लेकिन निश्चित तौर पर बदली हुई जरूर दिखाई पड़ती। दूसरी बात एक चीज जो हम भूलते हैं कि कांग्रेस का जो ओरिजिनल वोटर जो आजादी के समय और आजादी के बाद से था, वो था ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम तबका, और खासतौर पे यूपी में तो उनका बहुत बड़ा, क्योंकि 18% वहां पे मुस्लिम्स हैं, तकरीबन 19% के 19 या 20% के आसपास दलित और 12% ब्राह्मण है। तो ये कुल मिला के अगर आप देखें तो 50% के आसपास निकल जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण वोटर है, जो मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स के बाद शिफ्ट होकर जो भारतीय जनता पार्टी के पास गया है, वो उसके लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो कुछ भी हो जाएगा लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। ये जो कास्ट इक्वेशन हमारा जो कास्ट सिस्टम है उसके तहत तो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ब्राह्मण तबके को पहली बार ये लगा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी उनके पास है जो वाकई में जो पिछले उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों और पिछड़ों का जो असर्शन हुआ था और जिसकी वजह से ब्राह्मणों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आई थी, उसको वो टैकल कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन योगी के आने के बाद से उसमें थोड़ी सी अनिश्चितता आई है। अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़े तो ये वोटर जो बीजेपी से जरा सा नाराज, मैं अभी नहीं कहता पूरी तरीके से नाराज, जो ब्राह्मण वोटर जरा सा नाराज है वो झक मार के भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी अगर फ्रेम में है तो वो बीजेपी से नाराज होगा, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, वो मायावती को वोट नहीं देगा, वो कांग्रेस के पास जा सकता है और अपना गुस्सा दिखा सकता है। तो वैसे में जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी या प्रियंका गांधी ये समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे, मैं उस थियरी पे यकीन नहीं करता। मेरा मानना यह कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और उसका जो अपर कास्ट वोटर है, जो थोड़ा अगर 2-4% अगर कम होगा तो वो कांग्रेस के पास जाएगा, और अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी तो वो झक मार के वापस चला जाएगा, जैसा कि गुजरात में, सूरत में देखने को मिला था। और सूरत में एग्जैक्टली यही हुआ था। सारे व्यापारी जबरदस्त तरीके से नाराज थे, लेकिन अंत में वो चले गए इनके पास, बीजेपी के पास, क्योंकि वो कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहते। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास जा सकते। आशुतोष जी बताइए कि किसान आंदोलन के बारे में ये कहा गया कि किस तरह से किसान आंदोलन, जो कि बंटवारे की राजनीति भाजपा ने पिछले 7-8 साल में हमें दिखाई, उस राजनीति के काट के तौर पर किसान आंदोलन उभर के आया, जिसमें अलग अलग मजहबों के नारे लगाए गए और किसान जो पहचान थी वो प्रभावी थी बाकी सारी पहचानों पर। तो एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति का जो काट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे देश भर में काट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर उसकी जितनी भी हद है किसान आंदोलन की, उसकी काट के तौर पर यहाँ उभर कर ये एक बड़ा जन आंदोलन आया। पहली बात तो क्या आप इस आकलन से सहमत हैं कि ऐसी कोई बात हुई है कि उधर बंटवारे की राजनीति और इधर एक तरह से सहयोग की राजनीति, साथ आने की राजनीति? और दूसरे, आप किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश की राजनीति के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, आपका दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो आंदोलन होते हैं
वो स्वाभाविक तौर पर इलेक्टोरल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन आंदोलनों की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो ऑप्टिक्स क्रिएट करने की होती है, वो माहौल बनाने की होती है, परसेप्शन क्रिएट करने की होती है। और पॉलिटिक्स का पूरा गेम परसेप्शन का होता है, रियलिटी का गेम में होता ही नहीं है। तो परसेप्शन बिल्डिंग में ये आंदोलन अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिस तरीके से अन्ना के आंदोलन में 2011 में कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी छवि बना दी कि लगा कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब यह है कि देश के साथ गद्दारी करना। आज की तारीख में किसानों का आंदोलन उस तबके का आंदोलन तो नहीं है। हाँ, जीवटता उसे बहुत दिखाई पड़ रही है, बहुत ज्यादा उसमें वो जो स्पैन होना चाहिए उतना स्पैन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से किसानों के आंदोलन के साथ सरकार ने निपटने की कोशिश की है, उससे निश्चित तौर पर एक परसेप्शन बना है कि ये लोग तो किसी की सुनते ही नहीं है, ये एरोगेंट लोग हैं। तो चुनाव में हमेशा 4 से 5% जो फ्रिंज वोटर होता है वही तय करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसा नहीं कि हारने वाली पार्टी का सारा वोट सुपड़ा साफ हो जाता है और जीतने वाले को सारे वोट मिल जाते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो 39% वोट उसको मिला था, अगर उसमें से किसानों के आंदोलन की वजह से अगर 3-4% भी अगर कमी आ जाती है, जो फ्लोटिंग वोटर कमी हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े संकट के दौर से गुजरेगी और निश्चित तौर पर गुजरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हम ये भूल जा रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में 2 बड़ी चीजें हुई है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। एक जो जाट वोटर था जिसने 2017 में, 2014 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से वोट किया था, वो नाराजगी उसकी दिखाई पड़ रही है। तो दूसरा जो गुर्जर वोटर है वो भी बहुत पावरफुल वोटर है वेस्टर्न यूपी में। और पिछले दिनों जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के माध्यम से जो होने की कोशिश की गई है ग्राउंड पे लेकर, उसको काफी नाराजगी है। और यह माना जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री जो है वो छत्री है, इसलिए वो हमारे जो लोकल आइकॉन है उनको रॉब करने की कोशिश की जा रही है, उनको तरफ देने की कोशिश की जा रही है। तो अगर गुर्जर और जाट में से अगर 50% वोट भी अगर भारतीय जनता पार्टी को कम होता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पे जो मिडिल क्लास है, जो थोड़ा सा स्वे हो जाता है मीडिया को देखकर, उसकी वजह से थोड़ी सी कमी आ सकती। लेकिन पैन इंडिया के लिए, पैन यूपी को लेकर मैं ये कतई नहीं मानता कि जो किसानों का ये आंदोलन है ये भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है या जिता सकता है। मेरा ये मानना है कि प्रोपेगेंडा तो राजनीति का एक टूल है और मुझे लगता है कि इसको तो इसके साथ तो रहना ही पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी इसको हैंडल नहीं कर पा रही तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की अपनी प्रॉब्लम, उसके संगठन की अपनी प्रॉब्लम है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब हिटलर बना था, चांसलर बना था, तो उसके 1-1.5 महीने के बाद ही वहां का जो संसद था वहां पे आग लग गई और हिटलर ने कहा कि ये तो सारी की सारी खुराफात कारस्तानी ये कम्युनिस्टों की है। और उसके बाद जो कम्युनिस्ट जो उनके सबसे बड़े अपोनेंट थे उसको पूरी तरीके से उसने क्रश कर दिया। अब आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में है, बहुमत में है, तो जाहिर सी बात है उसको सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस से लगता है। तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए वो सारी कोशिश करेगी जो वो करेगी। ये तो प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं 1952 लेकिन आशुतोष जी अनैतिक भी है, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिण पंथियों के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई। नहीं, लेकिन आशुतोष जी ये इमोरल पॉलिटिक्स है। मैं ये कहना चाहती हूँ कैरेक्टर असैसिनेशन, बदनाम करना नेताओं को, ये मॉरल पॉलिटिक्स नहीं है, ये भारतीयता नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है। आरफा पॉलिटिक्स में मॉरलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। पॉलिटिक्स अपने आप में इमोरल होती है, ना तो मॉरल होती है ना इमोरल होती है। आप हाँ, अगर आप 1952-56 में अगर आप हिंदू महासभा के लोगों से पूछते तो वो भी कहते हैं देखिए बहुत ही इमोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया कि देखिए गांधी के हत्यारे आज फिर देश पर कब्जा करना चाहते हैं और उसकी वजह से आरएसएस को कम से कम 20 साल तक शांत रहना पड़ा। और वीर सावरकर की तरफ वो देखते तक नहीं थे। जिन वीर सावरकर को आज अपना आइकॉन मान रहे हैं उसे दूरी बना के रखते थे। मेरा कहना यह कि प्रोपेगेंडा राजनीति का बहुत इंटीग्रल पार्ट है और अगर कांग्रेस पार्टी उसको हैंडल नहीं कर पा रही तो कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम है।